नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आप 20 प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर्स के हैं उनकी ये श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें आज ये 19वां प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है। 18 प्रैक्टिस सेट आप लोग देख चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लें। इसके साथ ही साथ घटनासार की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी सॉल्व कर लें, ताकि जो भी करंट अफेयर से प्रश्न बन सकते हैं वो इन विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के माध्यम से, उसके अलावा जो उसकी व्याख्या में अलग से भी प्रश्न ऐड किए गए हैं उनको भी आप अच्छे से कवर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर रोपवे के निर्माण की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा 60 किलोमीटर, यानी पहले प्रश्न का सही विकल्प होगा सी। यानी कि जो बजट 2022-23 में सरकार ने जो 8 रोपवे परियोजना के लिए मंजूरी दी है, इसमें इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 60 किलोमीटर है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस रोपवे परियोजना को किस कार्यक्रम के तहत लाया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत। दूसरी बात, इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसको आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपने पढ़ा था घटनासार के। आपने ये पढ़ा था कि सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सुविधा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आपने पढ़ा था वाराणसी है। आप उसको भी यहाँ कोरिलेट कर लेंगे। इसके अलावा बजट 2022-23 में एक रेलवे नेटवर्क को एक सुरक्षा प्रौद्योगिकी कवच के तहत 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को लाने की बात की गई है। इसके अलावा इस बार के बजट में 2022-23 में अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत, अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने की भी बात की गई है। इसको आप कोरिलेट करके चलें, यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? यहाँ पर वृक्षावरण का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब होगा, आप ये पढ़ चुके हैं, 95,748 वर्ग किलोमीटर, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त बातों को भी ध्यान ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पूछा गया कि वृक्षावरण कितने क्षेत्रफल में है, तो आपने बताया कि 95,748 वर्ग किलोमीटर। अगर ये पूछा जाता कि 2019 की तुलना में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपका जवाब होता 2.91%। अगर यह पूछा जाए कि 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट में वृक्षावरण में कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, तो आपका जवाब होगा 721 वर्ग किलोमीटर। ये पूरी बात वृक्षावरण की हो गई। इसी के साथ ही साथ आप वनावरण की भी स्थिति को जान लें। अगर यह पूछा जाए कि भारत में वनावरण की स्थिति क्षेत्रफल के लिहाज से क्या है, तो आपका जवाब होगा 7,13,789, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? वनावरण की स्थिति है। अगर यह पूछा जाए कि 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वनावरण में, तो आपका जवाब होगा 21.71% की वृद्धि हुई। अगर पूछा जाए कि यह वृद्धि क्षेत्रफल के लिहाज से कितनी हुई, तो आपका जवाब होगा 1540 वर्ग किलोमीटर। ये वृद्धि आपकी किस में है? वनावरण में, ठीक है। एक प्रश्न इसमें और पूछा जाता है कि टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है वृक्षावरण और वनावरण दोनों का। तो जब आपको इंडिविजुअल दोनों मालूम है तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कुल वृद्धि कितनी हुई वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला के, तो आपका जवाब होगा 24.62%। और अगर यह पूछा जाए कि क्षेत्रफल के लिहाज से वृद्धि टोटल कितनी हुई, तो आपका जवाब होगा 2,261 वर्ग किलोमीटर। ये जो तीसरा आंकड़ा हमने कुल का बताया है, यदि आपको दोनों वृक्षावरण और वनावरण की इंडिविजुअल स्थिति मालूम है तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको तीसरा रिजल्ट मिल जाएगा। ये पूरा वन स्थिति की इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी 360 डिग्री में हम लोग घूम सकते थे, हम लोगों ने घूम के इस प्रश्न को देख लिया। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा सी। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है? यह प्रश्न आप लोग कई बार देख चुके। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी 2025 तक भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य बजट 2022-23 में सरकार ने तय किया है, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब होगा नितिन गडकरी, यानी कि चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 5वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस संगठन द्वारा
कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब होगा नाटो, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी नाटो द्वारा नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 शुरू किया गया है। नाटो आजकल चर्चा में बहुत है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस राज्य विधानसभा ने पूरी तरीके से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नेवा NEVA कार्यक्रम को लागू किया है? ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है, तो आपका सही जवाब होगा नागालैंड। यानी नागालैंड विधानसभा ने पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान कार्यक्रम को लागू किया है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा दुबई में। यानी दुबई में 13वां पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ए। 8वां प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटे LAMITIYE लैमिटेड 2022 का आयोजन किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा सेशल्स। यानी सेशल्स में मार्च 2022 में भारत के साथ मिलकर 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटे 2022 का आयोजन किया गया। 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में पाक जलडमरू तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो आपका सही जवाब होगा जिया राय। यानी जिया राय सबसे कम उम्र की महिला तैराक हो गई हैं जिन्होंने पाक जलडमरू को तैरकर पार किया है। यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ए। 10वां प्रश्न देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पद्म विभूषण। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने पिछले कई प्रैक्टिस सेट में और घटनासार को कराते समय भी आपको पद्म पुरस्कार के बारे में बताया है। पद्म पुरस्कार टोटल इस वर्ष 128 दिए गए हैं, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं? 128। और इन 128 पद्म पुरस्कारों में 34 महिलाओं को दिया गया है, 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 10 लोगों को जो विदेशी या NRI हैं वो शामिल हैं इसमें। ये जो पद्म पुरस्कार है जो टोटल 128 लोगों को दिया गया है, ये 3 श्रेणी में है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया। एक बात यहां याद रखिएगा कि भारत में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। इसके बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो पद्म विभूषण है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब को मरणोपरांत दिया गया। 4 लोगों को दिया गया है। आइए चर्चा कर लेते हैं। और एक बात और यहां समझ लीजिए कि ये जो 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, इनमें 3 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत ये मिला है। सबसे पहला नाम विपिन रावत साहब, उत्तराखंड से, इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में मिला। दूसरा नाम है राधे श्याम खेमका, जिनको मरणोपरांत मिला और इनका क्षेत्र साहित्य एवं शिक्षा है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। याद रखिएगा इस बार जो पैटर्न चल रहा है पूछने का इसमें प्रश्न, वो ये पूछ दे रहा है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा। तीसरा नाम है प्रभा अत्र का, इनका संबंध कला क्षेत्र से है और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। चौथा नाम है कल्याण सिंह, ये मरणोपरांत इनको मिला है और राजनेता और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। यानी इन 4 लोगों को पद्म विभूषण का सम्मान मिला। यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ए। 11वां प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब होगा फ्रांसिस केरे। यानी फ्रांसिस केरे ने प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीता है और ये फ्रांसिस केरे इस प्रकार पहले अफ्रीकी हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद FC। यानी हैदराबाद FC ने हाल ही में हुए पहले इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है। मैं अक्सर ये चर्चा करता हूं कि फिर आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हैदराबाद FC ने किसको पराजित किया, यानी कौन सेकंड रनर रहा। तो आपका सही जवाब होगा केरल ब्लास्टर्स। यानी कि हैदराबाद FC ने केरल ब्लास्टर्स को हराया था। यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा सी। 13वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहां किया गया? तो आपका सही जवाब होगा
कुरुक्षेत्र हरियाणा में। यानी कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य हुआ। यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा बी, कुरुक्षेत्र हरियाणा। 14वां प्रश्न देखिए, 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उसकी सत्यता पर गौर करिए। पहला है, इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बात सत्य है। यानी कि फोर्ब्स की जो टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई 2021 की, इसमें सर्वोच्च स्थान पर मैकेंजी स्कॉट है। दूसरा कथन कर रहा है कि इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान मिला, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा, दोनों कथन सही हैं, यानी सी विकल्प यहां सही होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? यानी कि 141 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेलवे होगा, पुल होगा, कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब होगा मणिपुर। याद रखिएगा कि मणिपुर में भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना रही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर है। अब यहाँ पर एक बात आपको स्वतः याद आ जानी चाहिए कि आपको मैंने कई बार ये बताया है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक का रखा गया, ये भी याद रखना होगा आपको। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब सी होगा। 16वां प्रश्न देखिए, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भारत। यानी भारत में विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ए। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसे स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा जियोफ एल्डारिस को। यानी जियोफ एल्डारिस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ के नए स्थायी सीईओ होंगे। यानी प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ए होगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा समीर सोनी। यानी समीर सोनी ने मार्च 2021 में माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस लिखा है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ए होगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान में। यानी राजस्थान विधानसभा ने बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो आपका सही जवाब होगा 20 का सी, बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा सी। आइए 21वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला की श्रेणी में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया है? आपका सही जवाब होगा श्रीनगर। इस प्रश्न को आप जब घटनासार के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे थे तो उसमें विस्तार से बताया गया था। क्या बताया गया था? मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर दे रहा हूँ वहाँ पे, विस्तृत अगर जानना हो तो आप घटनासार के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लें। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी पूरी सीरीज दोनों प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की नहीं कंप्लीट की है वो जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन इस समय करंट अफेयर से आ रहा है, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। आइए थोड़ा समझते हैं। यूनेस्को ने इस वर्ष विश्व के 49 शहरों को चुना है और इन 49 शहरों में आपका श्रीनगर भी आता है। यानी कि प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब सी होगा, श्रीनगर। यानी जो विश्व के टोटल 49 शहरों को यूनेस्को ने ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लिया है, इसमें श्रीनगर भी शामिल है। और इस प्रकार वर्तमान समय में जो रचनात्मक शहर हैं, यानी जिनको क्रिएटिव सिटीज कहा जा रहा है, वो 90 शहरों में कुल 295 हो गए हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके साथ ही साथ भारत के 6 शहर हैं, ये 6वां शहर बन गया कौन? श्रीनगर। ठीक है, यानी 6वां शहर हो गया है। दूसरी बात कि फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर 5 शहरों का नाम बता दीजिए। तो जो 5 शहर हैं वो है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और ये श्रीनगर। ठीक है, पांचवां जयपुर है और 6वां श्रीनगर है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर। अब ये रचनात्मक जो शहर हैं, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रचनात्मक शहर यानी जो क्रिएटिव सिटीज हैं, इनको 7 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उन 7 क्षेत्रों में से जो श्रीनगर को लिया गया है वो किस में लिया गया है? शिल्प और लोक कला की श्रेणी में। यानी 7 श्रेणियां होती हैं रचनात्मक शहरों की, उन 7 श्रेणियों में से शिल्प और लोक कला की श्रेणी में श्रीनगर को यूनेस्को ने शामिल किया। ये भी बात आपको जानना होगा। और भारत में शिल्प और लोक कला की श्रेणी में पहले जयपुर था
ठीक है, और अब श्रीनगर को भी शामिल कर लिया गया। ये पूरी बात यूनेस्को से संबंधित हो गई और सारे जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने यहाँ पे कोरिलेट कर दिया। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा सी। 22वां प्रश्न देखिए, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो आपका आपका सही जवाब होगा सी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यानी प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा सी। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको जरा विस्तार में समझ लेते हैं कि क्या हुआ और कब इसका लोकार्पण हुआ। तिथि है 19 नवंबर 2021। प्रधानमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अर्जुन सिंचाई परियोजना के साथ साथ उन्होंने कुछ अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। जैसे कौन कौन सी? एक है रतौली बांध परियोजना, दूसरी है भावनी बांध परियोजना, तीसरा है मसगांव चिल्ली स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना। ठीक है, इन परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। यानी कि आपको केवल अर्जुन सिंचाई परियोजना को धसान नदी पर ही नहीं पढ़ना है, इसके साथ ही साथ आपको रतौली बांध परियोजना भी उत्तर प्रदेश से, भावनी बांध परियोजना भी उत्तर प्रदेश से, मसगांव चिल्ली स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना भी उत्तर प्रदेश से, इनको भी याद रखना है। इनका उद्देश्य क्या था, क्यों इनका लोकार्पण किया गया? तो उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के 4 जिले महोबा, बांदा, हमीरपुर और ललितपुर के लोगों को स्वच्छ पानी के साथ साथ प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, यानी इस प्रकार प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा सी। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस ऐप को लॉन्च किया था? तो आपका सही जवाब होगा सुगम्य भारत ऐप। यानी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा सी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, भारत कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा स्वीडन। यानी ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपका जवाब होगा स्वीडन। याद रखिएगा इसको। आइए प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कहा जा रहा है कि हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा 18वां स्थान। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, ये पहला ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है। दूसरी बात कि किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा। और अब ये प्रश्न उठता है कि भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब होगा 18वां स्थान। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब ए होगा। 26वां देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता किया है? तो आपका सही जवाब होगा इजराइल। यानी भारत ने इजराइल के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। 27 में कहा जा रहा है कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा शंकर आचार्य। यानी शंकर आचार्य जी द्वारा लिखी एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी के लेखक कौन है? शंकर आचार्य। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब होगा बी। 28वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा ए, शिक्षा मंत्रालय। 29वां प्रश्न देखिए, बहुसैन्य अभ्यास ZAPAD 21 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो आपका सही जवाब होगा रूस में। यानी कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि ZAPAD 21 बहुसैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? रूस में किया और भारतीय सेना ने भी इसमें हिस्सा लिया। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा ए। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया। यह बिल्कुल सत्य है। यानी कि जो सितंबर 2021 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 हुई, इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में हुआ। दूसरा कथन है कि भारत ने 3 रजत पदक जीते हैं। यह भी कथन सत्य है। यानी कि यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 31 देखें। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा सी, कोनेरू हम्पी। इस प्रश्न में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी ने इस प्रश्न को समझने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी और विकल्प को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या कह रहा है कि BCC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 में दिया गया। किसको? कोनेरू हम्पी को। लेकिन यह पुरस्कार 2020 का है। यानी क्या प्रश्न है, अगर इसको और क्लियर कर दें
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2020 के लिए 2021 में किसको दिया गया? तो आपका जवाब होगा कोनेरू हम्पी को। अगर यही प्रश्न ये पूछता कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया, तो आपका सही जवाब होगा मीराबाई चानू को, क्योंकि 28 मार्च 2022 में ये पुरस्कार मीराबाई चानू को 2021 के लिए दे दिया गया, और जो 2020 के लिए बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो 8 मार्च 2021 को कोनेरू हम्पी को दिया गया। अब आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी। ये कह रहा है कि 2021 में दिया गया, और कौन से ईयर का पुरस्कार है, तो ये 2020 का पुरस्कार है। ये बात आपको क्लियर होगी, और एक नया डेटा भी आपको अपडेट हो गया कि यही पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया है, मीराबाई चानू को। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब सी होगा। 32वां प्रश्न देखिए, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा धौलावीरा को। यानी धौलावीरा को, जो हड़प्पा काल से संबंधित शहर है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे धौलावीरा को समझना आवश्यक है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में है। दूसरी बात कि ये भारत के 40 विश्व धरोहर स्थलों में के रूप में घोषित हुआ, यानी ये 40वां भारत का विश्व धरोहर स्थल, यानी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में ये 40वां है। कौन? धौलावीरा। ये बात आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। और एक बात और महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि ये जो विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, इसमें शामिल होने वाली भारत में जो सिंधु सभ्यता का ये पहली साइट है, यानी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की ये पहली साइट है धौलावीरा, जो इस यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो रही है। ये कभी आपको स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है। और एक बात और जान लीजिए कि जो भारत में 40 विश्व धरोहर सूची यूनेस्को में लिस्ट है, उसमें 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। हमने आपको बताया कि 40वां कौन सा है, धौलावीरा। कई बार उससे एक पहला पूछ देता है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ दे कि 39वां स्थल कौन सा है जो विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, तो आपका जवाब होगा रामप्पा मंदिर। ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, क्या नाम है? रामप्पा मंदिर, तेलंगाना में स्थित है। अब थोड़ा सा आपको धौलावीरा के बारे में भी समझ लेना होगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि करंट के किसी टॉपिक से उसके ट्रेडिशनल प्रश्न बना दिए जाते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि धौलावीरा की खोज कब की गई और किसने सर्वप्रथम की, तो आपका सही जवाब होगा 1968 में गजपति जोशी द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज की गई। और इसमें एक नाम और बाद में ऐड हुआ, वो बिष्ट साहब का है। ठीक है, यानी सबसे पहले जगपति जोशी ने, और बाद में 90-91 के दौरान जो है वो बिष्ट साहब भी इसमें ऐड हुए थे। एक बात और जान लीजिए कि धौलावीरा जो है वो आयताकार नगर। ठीक है, एक बात ये भी आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात की जो धौलावीरा है ये उन्नत जल प्रबंधन के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ पे टेराकोटा की मिट्टी के बर्तन भी मिले, मोती, सोने के और तांबे के गहने भी प्राप्त हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि ये 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, कौन? धौलावीरा। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको कोरिलेट करके चलना होगा, तब जाके आपका किसी प्रश्न का होलिस्टिक अप्रोच से आप उसको क्लियर कर पाएंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब बी होगा। आइए 33वां प्रश्न देखें, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो आपका सही जवाब होगा सी, सेल। यानी सोमा मंडल को सेल जो कि महारत्न कंपनी है उसके अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। 33वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 34वां प्रश्न देखिए, और वर्तमान में अगर ये पूछ ले कि कितने महारत्न कंपनी है, तो आपका सही जवाब होगा 11। ठीक है, आइए 34वां प्रश्न देखिए, किस राज्य में महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है, तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से। 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा गुजरात में। यानी गुजरात देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के तौर पर विकसित कर रहा है अपने यहाँ पर। यानी 35वां प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। आइए 36वां प्रश्न देखें, मार्च 2021 में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली। यानी 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब डी होगा। 37वां प्रश्न देखिए, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये कई बार प्रश्न हो चुका है। इसका सही जवाब होगा कोलकाता। यानी बी आंसर इसका सही होगा, बी आंसर सही होगा 37 का। कोलकाता में भारत पाक 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 37 का जवाब बी होगा। 38वां प्रश्न देखिए, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया, तो आपका सही जवाब होगा सी, द ग्रेट खली को। यानी द ग्रेट खली को WWE द्वारा, भारतीय रेसलर हैं ये, इनको हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया। 38वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 39वां प्रश्न देखिए,
अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा सी, सूरत में। यानी सूरत में अमेजॉन कंपनी ने भारत के शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, सूरत में। यानी 39वां प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 40वां प्रश्न है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश था? तो आपका सही जवाब होगा डेनमार्क, यानी बी आपका सही जवाब होगा 40वें का। यानी कि 2 मार्च को जो प्रधानमंत्री महोदय ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, उसमें सहयोगी देश डेनमार्क था। 41वां प्रश्न देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा लद्दाख। यानी 41वें प्रश्न का सही जवाब होगा लद्दाख, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 42वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो आपका सही जवाब होगा अभिमन्यु मिश्रा। यानी क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय मूल के 12 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी हैं जो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर गौर करनी होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि उस शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जो मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी है, तो आपका जवाब होगा आर प्रज्ञानंद। याद रखिएगा, इनकी एज 16 वर्ष है। ये शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि शतरंज खिलाड़ी जो दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, तो आपका जवाब होगा अभिमन्यु मिश्रा का, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि किसने मैग्नस कार्लसन को हराया और वो सबसे युवा है, तो आपका जवाब होगा आर प्रज्ञानंदन को। इनका संबंध तमिलनाडु से है। इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि ये पूछ देगा कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपका जवाब होगा भरत सुब्रमण्यम। कई बार एक पीछे का भी पूछ देता है, तो 72वें भारत के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? मिश्राब गुहा, ठीक है। तो दोनों बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से 42वें प्रश्न का सही जवाब होगा डी। 43वां प्रश्न देखिए, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा फेनी नदी पर। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री सेतु पुल है वो किस नदी पर है? फेनी नदी पर है। 43वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 44वां प्रश्न देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कह रहा है कि जो फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 हुआ, उसमें कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है। फिर पूछ रहा है, अगले कथन में बता रहा है कि इसमें एशियाई शेरनी ईभा को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। यह भी कथन सत्य है। और याद रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित होगा, अक्टूबर 2022 में होगा, और इसमें आधिकारिक शुभंकर एशियाई शेरनी ईभा को चुना गया है। यानी प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब होगा सी, दोनों कथन सत्य है। आइए प्रश्न संख्या 45 देखें। कह रहा है कि देश के किस पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका सही जवाब होगा बी, हांगकांग। यानी हांगकांग के त्सांग इन हंग दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना लिया है इन्होंने। यानी प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब होगा बी। आइए प्रश्न संख्या 46 देखें। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह काजू वैली वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। यानी प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब होगा बी। 47वां प्रश्न देखिए, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा साजी एनएम। यानी कि साजी एनएम को केरल का ट्यूबर मैन कहा जाता है। पहली बात, इनको व्यक्तिगत श्रेणी में भारत की जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसको? साजी एनएम को। यानी प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब होगा बी। 48वां प्रश्न देखिए, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल में कौन बनी है? तो आपका सही जवाब होगा श्री सैनी। यानी मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल में श्री सैनी बनी है। यानी प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा, श्री सैनी। आइए 49वां प्रश्न देखें। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो आइए, कह रहा है कि इस सूचकांक में कोपेनहेगन पहले स्थान पर है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक है, उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कोपेनहेगन है। और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि भारत के शहर दिल्ली को 50वां स्थान मिला है। यह कथन गलत है, ठीक है।
यानी कि हमारे यहाँ पे केवल कथन एक सही है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा सही जवाब होगा केवल 2, यानी विकल्प बी सही होगा 49 का। आइए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न देखें। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का जो मार्ग है वो बाधित हो गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ताइवान का एक बड़ा मालवाहक जहाज था जिसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। यानी 50वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ताइवान। ठीक है, यानी इस प्रकार हम लोगों ने आज 19वें प्रैक्टिस सेट को भी विस्तार से चर्चा के साथ कंप्लीट कर लिया। आइए ये आंसर की है, अगर किसी प्रश्न पे आपको रीचेक करना होगा तो आप उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये सेशन कंप्लीट कर दिया। अब एटुटेरिया का जो 20 प्रैक्टिस सेट है उसमें मात्र एक प्रैक्टिस सेट और बाकी है, बाकी आप सभी के बीच आ चुका है, विस्तृत चर्चा के साथ आ चुका है। मेरी प्राथमिकता यह है कि प्रश्नों को एक विस्तार रूप में दिया जाए, जो फैक्ट है या अतिरिक्त फैक्ट जो किसी और मैगजीन से या उसके अतिरिक्त भी और कोई स्टैटिक फैक्ट को कोरिलेट करना हो, इस तरह इस अप्रोच से किसी भी अगर प्रैक्टिस सेट को किया जाए तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। इसीलिए हमने 1 बाय 1 प्रैक्टिस सेट को करने का निर्णय लिया था और निश्चित तौर पर ये परीक्षा के लिए आपको लाभदायी होगा। आप सारे प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए, उसको समय